रैपिड रिवीजन चैप्टर है हमारे पास में पेस्टोलिस्ट इन दी मॉडर्न वर्ल्ड। क्या होता है शब्द पेस्टोलिस्ट? यानी कि चरवाहे जो होते हैं, जो अपने जानवरों को ग्रेस करवाते हैं और उनकी मूवमेंट के साथ में कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, उन्हीं के मूवमेंट के बारे में इस पूरे चैप्टर में बताया गया है। बेसिकली दो पार्ट्स होंगे, एक इंडिया वाला और दूसरा जिसे आप देखोगे अफ्रीका में जो मसाई कम्युनिटी है उनके बारे में। हम देखेंगे कि कहां कौन कैसे मूव करता है। तो इंडिया में आप देखेंगे माउंटेन रीजन्स में कौन सी पेस्टोलिस्ट कम्युनिटी है, प्लेन एरियाज में, प्लेटू में, डेजर्ट रीजन में कौन सी पेस्टोलिस्ट कम्युनिटी है। कॉलोनियल रूल के आने से पेस्टोलिस्ट की लाइफ कैसे इफेक्ट हुई, उन्होंने क्या सफर किया और कैसे कोप अप किया, ये सारी चीजें हम इंडिया वाले पार्ट में पढ़ेंगे। सिमिलरली अफ्रीका वाले पार्ट में हम वही देखने वाले हैं कि पेस्टोलिस्ट कम्युनिटी जो कि मसाई कम्युनिटी, उसके बारे में बताया गया है कैसे वो कॉलोनियल रूल से इफेक्ट हुई, उन्होंने क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए और वो कैसे कोप अप करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। आइए देखते हैं, मजा आएगा। चैप्टर शुरू करते हैं हम एक नोमैडिक पेस्टोलिस्ट कम्युनिटी गुज्जर बकरवाल्स के साथ में। पहाड़ों वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है कि शिवालिक की लो हिल्स पे सर्दियों के समय गुज्जर बकरवाल्स अपने जानवरों के साथ में वहां रहते हैं, अपने जानवरों को वहां ग्रेस करवाते हैं। लेकिन अप्रैल के बाद में जैसे ही आपको देखने को मिलता है कि स्नो मेल्ट होना स्टार्ट होती है, तो ये नॉर्थवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, कश्मीर वाले रीजन में चले जाते हैं, जहां अपने जानवरों को उन्हें बहुत सारी लश ग्रीन ग्रासलैंड मिल जाती है। सितंबर आता है, सितंबर आते आते जैसे ठंड बढ़ती है तो वापस वो मूवमेंट नीचे कर लेते हैं। तो इस तरह से सीजन के बेसिस पे उनका मूवमेंट होता है। ठीक ऐसा ही सीजनल मूवमेंट आपको देखने को मिलता है गद्दी सफर्स के बीच में, जो कि हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं आपको। वही अप्रैल के साथ में वो क्या होते हैं, लाहौल स्पीति की तरफ ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं जब गर्मियां आती है तो, और सर्दियां जब आती है सितंबर में तो वापस लौट के आना शुरू कर देते हैं हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में। वो खेती भी करते हैं और जो समर क्रॉप्स होती है उन्हें हार्वेस्ट करते हैं। सिमिलरली और ईस्ट में जाओगे तो कुमाऊं और गढ़वाल वाली रेंज में आपको गुज्जर शेफर्ड्स देखने को मिलेंगे, जो कि ऐसा ही सीजनल मूवमेंट करते हैं। गर्मियों में ऊपर की तरफ चले जाते हैं जहां उन्हें बुग्याल्स यानी कि हाईलैंड मिडोज देखने को मिलती है, जहां ग्रीन ग्रासेस मिल जाती है। सीजनल मूवमेंट हिमालयन बेल्ट में आपको देखने को मिलता है कि भूतियास हो गए, शेरफास हो गए, से बहुत सारे नोमैडिक कम्युनिटीज हैं जो सीजन के हिसाब से अपना जानवरों के साथ में अपनी मूवमेंट करते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और हमें देखने को मिलता है कि सारी नोमैडिक कम्युनिटीज पहाड़ों पे नहीं रहती है। वैसी एक कम्युनिटी है जो प्लेटू रीजन पे रहती है, धंगर्स। धंगर्स महाराष्ट्र के ड्राई रीजन में रहते हैं। ड्राई रीजन में रह रहे हैं, बफेलो हर्डर है, ब्लैंकेट वीवर्स हैं। और देखो ड्राई रीजन है तो क्या होता है कि बारिश के समय वो अपने उसी क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि बारिश जो थोड़ी बहुत बारिश होती है उससे उन्हें अपने जानवरों के लिए एक ग्रेजिंग ट्रैक मिल जाता है। लेकिन जैसे ही बारिश खत्म होती है तो अपनी वो रेन फेड क्रॉप बाजरा को काट के वेस्टवर्ड मूव कर जाते हैं और कोंकण कोस्ट पे पहुंचते हैं महाराष्ट्र के, जहां पे रेनफॉल भी अच्छी है, फर्टाइल सॉइल भी है। तो वहां के किसान भी इन पेस्टोलिस्ट कम्युनिटी का इंतजार करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने जानवरों के साथ पहुंचते हैं और एनिमल वेस्ट जो है उनके लिए खाद ऐड करता है। सिमिलरली आपको आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के भी कुछ ड्राई रीजन्स में ऐसे ही पेस्टोलिस्ट कम्युनिटी देखने को मिलती है, जैसे गोलास, कुरमास, कुरबास, जिनका मूवमेंट जो है माउंटेन वाले पेस्टोलिस्ट से अलग हटके मॉनसून के साइकिल पे डिपेंड करता है। तो मॉनसून टाइम पीरियड में तो वो अपने ही जगह पे रहते हैं जो कि ड्राई रहता है, और जब पानी की कमी होती है तो कोस्टल रीजन्स में चले जाते हैं। ऐसी एक पेस्टोलिस्ट कम्युनिटी आपको देखने को मिलती है प्लेन एरिया में, जो कि अपने कैटल्स के साथ में बड़ा लंबा डिस्टेंस कवर करते हैं। ओरिजिनली दे बिलोंग टू द एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश। आगे अगर बढ़े तो एक और जो डेजर्ट एरिया में रहने वाली पेस्टोलिस्ट कम्युनिटी है, जिन्हें कहा जाता है रायकाज। रायकाज पेस्टोलिज्म और कल्टीवेशन दोनों को एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। जब मॉनसून सीजन रहता है तो वो अपनी ही जगह रहकर, जैसे बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, इन जगह पर रहकर खेती करते हैं। एंड वंस दी मॉनसून इज ओवर, अब फार्मलैंड्स ड्राई हैं, उनके अंदर पैस्चर नहीं है, ग्रेजिंग लैंड नहीं होती है, तब उस समय पे वो अपने कैटल्स के साथ मूव करते हैं और वापस मॉनसून जब आता है तो लौट कर आ जाते हैं। यहां पे ये सारी नोमैडिक पेस्टोलिस्ट कम्युनिटीज की मूवमेंट उतनी आसान नहीं होती है। इन्हें टाइम कैलकुलेट करना पड़ता है, दूसरे किसानों के साथ अच्छे रिलेशंस रखना होते हैं, इन्हें नोमैडिक हर्डिंग, कल्टीवेशन और मूवमेंट सब एक साथ मैनेज करना होता है। अब सवाल यह है कि जब कॉलोनियल रूल था हमारी कंट्री में तब ये कैसे इफेक्ट हुए। सबसे पहला इंपैक्ट था कि पेस्टोलिस्ट कम्युनिटीज की ग्रेजिंग लैंड खत्म हो गई। कॉलोनियल गवर्नमेंट ये चाहती थी कि ग्रेजिंग लैंड को हटा दिया जाए और उसकी जगह पे खेती की जमीन बना दी जाए, ताकि उस पर टैक्स लग सके और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाए, जिसको इंग्लैंड ले जाया जाए। इसीलिए वो ग्रेजिंग लैंड को एक वेस्ट लैंड कंसीडर करते थे और वेस्ट लैंड रूल्स लाए गए,
जिसके चलते ओपन लैंड्स को दे दिया गया बहुत सारे विलेज हेडमेंट्स को, उनसे बोला गया इस पे खेती करो। और अधिकतर ये जो लैंड कन्वर्ट की गई थी वो जमीन थी जिसपे पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज अपने जानवरों को ग्रेज करवाती थे। दूसरी समस्या ये थी कि अब उनके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। फॉरेस्ट लॉज ला दिए गए जिसके चलते जो कमर्शियली वैल्यूएबल टिम्बर, जहां पे जैसे देवदार, साल के पेड़ मिलते थे, उन फॉरेस्ट में पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज का जाना रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। अब वो जाएंगे भी तो भी क्या होगा, उन्हें एक परमिट लेके जाना होगा, और ऐसे परमिट उन्हें दिए भी नहीं जाते, तो परमिट में दिन स्पेसिफाई कर दिए जाते थे। इससे ज्यादा दिन अगर वो वहां बिताते थे तो उन्हें पनिश किया जाता था। तीसरी समस्या थी कि ब्रिटिशर्स वर सस्पिशियस अबाउट द नोमैडिक ट्राइब्स। उन्हें ऐसा लगता था जो सेटल्ड कल्टीवेटर्स है वो लोग ठीक है, उनके ऊपर टैक्स भी लगाया जा सकता है, उनके ऊपर नजर रखी जा सकती है। लेकिन जो नोमैडिक पीपल है ना, वो कंटिन्यूसली घूमते रहते हैं और इस कारण से उनको टैक्स लगाना पॉसिबल नहीं, और वो उनको क्रिमिनल की तरह देखते थे कि सस्पिशियस है, कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। इसी के चलते 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लाया गया, जिसके चलते बहुत सारे कम्युनिटीज की मूवमेंट को रोक दिया गया और उन्हें इधर से उधर जाने नहीं दिया जाता था, उन्हें क्रिमिनल का दर्जा दे दिया गया। चौथी समस्या जो नोमैडिक कम्युनिटीज को फेस करना पड़ती थी कि अब उन्हें रेवेन्यू पे करना पड़ेगा। ब्रिटिशर्स इतने चिंदी चोर थे कि कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे टैक्स लगाने का। जमीन पे, पानी पे, जानवरों पे तक टैक्स लगा दिया गया। अब जिसके पास जितने जानवर होंगे उस हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टर्स अपॉइंट कर दिए गए और ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते थे ये बहुत ज्यादा रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करते थे। इन सारे चेंजेस का इंपैक्ट ये हुआ कि इनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया। अब इनके पास में जमीन कम रह गई है और उस जमीन पे बहुत ज्यादा ग्रेजिंग ग्राउंड बचे नहीं थे। इस कारण से क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट, जो घास मिल रही थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। अंडरफेड कैटल्स रहते थे जो कि फेमाइन्स वगैरह में बहुत समस्या हो जाती थी। अब अगर आगे देखा जाए तो इन सारी समस्याओं में पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज ने कैसे रिएक्ट किया। मल्टीपल तरीके थे जिस तरह से इन पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज ने अपने आप को बचाए रखा। कुछ लोगों ने अपने जानवरों की संख्या कम कर ली, कुछ लोगों ने अपने डायरेक्शन बदल लिया कि अब इधर नहीं जाने देंगे, इधर का एरिया रिजर्व कर रहे हो तो हम इधर चले जाएंगे। जैसे रायकास जो थे तो इंडिया के पार्टीशन के बाद में अब वो पाकिस्तान में नहीं जा सकते थे, तो वो रायका कम्युनिटीज हरियाणा, पंजाब वाले क्षेत्र में जाने लगी। तीसरा आपको देखने को मिलता है कि कुछ पैस्टोरलिस्ट जो वेल्दियर थे, जिनके पास थोड़ा पैसा था, तो उन्होंने जमीन ले ली और वो सेटल्ड कल्टीवेटर्स की तरह खेती करने लगे। बोलते कि अब झंझट नहीं चाहिए, भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। साथ ही साथ आपको देखने को मिलता है कि कुछ लोगों ने लोन लिया, मनी लैंडर्स ने एक्सप्लॉइट भी किया, कुछ लोग लेबर बन के फार्म्स वगैरह पे खेती करने लगे। तो ये कुछ तरीके थे जिससे उन्होंने अपने आप का सर्वाइवल इंश्योर किया। बहुत सारे इकोलॉजिस्ट ये मानते हैं और समझते हैं कि पेस्टोरलिज्म ही एकमात्र जीने का तरीका है माउंटेन वाले रीजन में और ड्राई रीजन्स में। इसके अलावा आप देखोगे तो ये तो पूरी इंडिया की कहानी थी। अब चलो अफ्रीका चलते हैं। चलो चलो चलो। अफ्रीका में वर्ल्ड की आधे से ज्यादा पेस्टोरल कम्युनिटी रहती है। पूरे अफ्रीका में आप देखेंगे तो 22 मिलियन लोग जो हैं पेस्टोरल एक्टिविटी से एसोसिएटेड हैं। बहुत सारी पेस्टोरल कम्युनिटीज जैसे बेदुइन्स, बोरान्स, मसाई, ये मल्टीपल कम्युनिटीज आपको देखने को मिलती है। यहां पे हम स्पेसिफिकली मसाई कम्युनिटी का एग्जांपल लेंगे जो सदर्न कीनिया और साथ ही साथ तंजानिया, इन दो एरियाज में रहती है। वो कैसे अफेक्ट हुई, उनका क्या जीवन था, ये सारा सब कुछ आपको चैप्टर में बताया गया है। हिस्ट्री मूव्स इन अ पैटर्न। जैसे इंडिया में जो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज थी उनकी ग्रेजिंग लैंड कम हो रही थी, वैसे ही कॉलोनियल पावर के आ जाने से अफ्रीका में भी जो मसाई कम्युनिटी थी उनकी ग्रेजिंग लैंड कम हो गई थी। पहले जो ग्रेट मसाई लैंड थी कीनिया से लगा के तंजानिया तक, अब उसको क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। ब्रिटिश, जर्मन, इन लोगों ने अपने बीच में लैंड्स डिवाइड कर ली। 60% लैंड जो थी मसाई लैंड की वो रिजर्व कर दी, वाइट सेटलमेंट्स हो गए। साथ ही साथ आपको देखने को मिलता है कि जो ऐसा एरिया था जो ड्राई था, जहां पे बहुत अच्छा पैस्चर अवेलेबल नहीं था, वो जमीन दे दी गई मसाई कम्युनिटी को। दूसरी चीज ये देखने को मिलती है कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और जो कॉलोनियल पावर्स वहां आई थी वो ये चाह रही थी कि सेटल्ड कल्टीवेशन हो, और उसी के चलते क्या है कि जो मसाई कम्युनिटी थी देवर पुश्ड इनटू स्मॉल एरिया। साथ ही साथ बड़े बड़े नेशनल पार्क जैसे मसाई मारा, संब्रू नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क जब स्टैब्लिश किए तो उससे भी जो ग्रेजिंग लैंड थी वो रिड्यूस हो गई थी। लॉस ऑफ ग्रेजिंग लैंड मतलब देवर कन्फाइंड टू स्मॉल स्पेस। स्मॉल स्पेस में कन्फाइंड थे मतलब अब उनके पास में उतना अच्छा पैस्चर नहीं रहेगा, क्वालिटी डिटोरिएट हो रही थी, जिससे उनकी कैटल की हेल्थ पे इंपैक्ट हो रहा था। गरीबी में आटा गीला कब हो जाता है, जब आपको ये देखने को मिलता है कि अब उनकी बॉर्डर्स भी क्लोज हो गई थी। पहले देवर अलाउड फ्रीली टू मूव हियर एंड देयर, अब क्या हो रहा था, अब ये हो रहा था कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने उनके मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दी। अब उन्हें व्हाइट एरियाज में जाने नहीं दिया जाता था बिना परमिट के। परमिट लेना एक तरह से हरासमेंट फेस करने जैसा था। इसी के साथ साथ वो ट्रेड नहीं कर सकते थे, रिस्ट्रिक्शन 17 आ गई थी, और ये सारी चीजें मसाई कम्युनिटी की लाइफ को बहुत नेगेटिवली अफेक्ट कर रही थी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कहानी आगे बढ़ती है और हमें ये समझना होगा कि पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी मूव इसलिए करती थी ताकि एक जगह पे अगर मान लो सूखा पड़ जाता, कोई भी समस्या आ जाती है, तो दूसरी जगह पे जाके अपने जानवरों का पेट भर सके। अब जब तक कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे तब तक तो ठीक था, लेकिन जब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उन्हें एक ही जगह पे सीमित कर दिया,
तब समस्याएं होती है। क्या समस्या होती है कि अगर मान लो किसी साल सूखा हो जाता है, जैसे बताया गया कि 2 साल के सूखा पड़ने से आधे जानवरों की पॉपुलेशन कम हो गई थी। क्यों? क्योंकि जब सूखा पड़ जाएगा तो ग्रेजिंग लैंड खत्म, पैस्चर अवेलेबल नहीं रहेगी, तो वो जानवर कैसे जिंदा रहेंगे। अगला टॉपिक कहता है कि नॉट ऑल वर इक्वली अफेक्टेड। समझाता हूं कैसे। देखो, प्री कॉलोनियल टाइम पीरियड में जो मसाई कम्युनिटी थी वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड थी। एक एल्डर्स हुआ करते थे और एक वॉरियर्स हुआ करते थे। एल्डर्स यानी कि वो बुजुर्ग लोग जो क्या डिस्प्यूट सेटल करते थे, जो डिसीजन लेते थे, जो तय करते थे कि ट्राइब में क्या चल रहा है। और दूसरे लोग जो वॉरियर्स होते थे वो यंग लोग होते थे, जो क्या करते थे, कैटल रेड ऑर्गेनाइज करते थे, जो ट्राइब को डिफेंड करते थे, जो एक तरह से मैनलीनेस शो करते थे, और जो लड़ाके होते थे वो वॉरियर्स हो गया। अब ये जो वॉरियर्स थे, यंग लोग थे, वो बुजुर्ग लोगों के एल्डर्स की बात भी मानते थे। अब लेकिन क्या होता है ना, जब ब्रिटिशर्स आ जाते हैं तो ये कॉलोनियल पावर क्या करते हैं, ये कॉलोनियल पावर एक तरह से चीफ्स अपॉइंट कर देते हैं सब ग्रुप्स के। अभी जो चीफ अपॉइंट करते हैं तो ये चीफ फिर क्या करते थे कि ट्राइब के सारे मैटर्स पे डिसीजन चीफ लेंगे। इससे हुआ क्या कि जो एल्डर्स थे और जो वॉरियर थे उन दोनों की ही पावर और अथॉरिटी डिक्लाइन हुई है। अब आप देखो कि तो ये जो चीफ्स थे ना, लेकिन ये मजे में रह गए। कैसे मजे में रह गए? तो इन चीफ्स ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ब्रिटिशर्स से पैसा ले रहे हैं, क्योंकि अब उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और साथ ही साथ इन्होंने कुछ वेल्थ अक्यूमुलेट कर ली। अब इस पैसे से ये जो चीफ्स होते थे, ये लोगों ने जमीन खरीद ली, जानवर खरीद लिए, कुछ लोग शहरों में जाके बस गए और वहां पे ट्रेड करने लगे। इनफैक्ट गरीब जो पैस्टोरलिस्ट लोग थे उन्हें ब्याज पे पैसा देना शुरू कर दिया। तो इस तरह से जो चीफ्स थे ना, वो ड्रॉट और सीवियर टाइम्स जब आते थे तो उसको भी सर्वाइव कर जाते थे। लेकिन जो पुअर पैस्टोरलिस्ट थे उन्हें सफर करना पड़ता था। बैड टाइम्स में ये हो सकता था कि उन्हें कहीं चारकोल बर्नर की तरह जाके काम करना पड़ता था। ये जो पूरी मसाई कम्युनिटी थी एक तरह से डिवाइड हो गई थी। एक तो सोशल ग्रुप जो था तो एज के हिसाब से डिवाइडेड था, तो एल्डर्स और वॉरियर्स के बीच में, जो कि पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। लेकिन दूसरा आपको एक और डिवीजन देखने को मिलता है कि कुछ वेल्दी पैस्टोरलिस्ट ग्रुप्स हो गए जैसे जो चीफ्स, और कुछ पुअर पैस्टोरलिस्ट ग्रुप्स हो गए। लास्ट में अगर कंक्लूजन की बात करें तो नोमैडिक कम्युनिटीज, ये जो पैस्टोरल ग्रुप है, चाहे इंडिया के हो चाहे अफ्रीका के हो, तो ये हमारी हिस्ट्री का एक इंटीग्रल पार्ट है। कॉलोनियल गवर्नमेंट और उसके एक्सप्लॉयटेटिव रूल्स में इन्होंने बहुत सफर किया, लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने अपने रूट्स बदले, अपने जानवरों की गिनती कम करी, ऑक्यूपेशन चेंज करा, लेकिन दे मैनेज टू सर्वाइव। दिस वाज द होल चैप्टर। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।